साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, जैसा आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम अपने कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनकी पहचान अपने काम से बहुत अधिक होती है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन राकेश कुमार जी से। राकेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राकेश जी, ग्रेटर नोएडा जब अपने विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा तो उसमें एक मील का पत्थर कहा गया इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा को। 2001 में जब इसकी नींव रखी गई तो किसी ने शायद ही परिकल्पना की होगी कि एक्सपो मार्ट अपने आप में ग्रेटर नोएडा के विकास का एक पर्याय बनेगा। आज लगभग 25 साल बाद हम इसी पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के साथ एक बड़ी बात है कि सितंबर महीने में हमारे इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। इसी संबंध में चंद सवाल हम आपसे करेंगे। साथियों, सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इंडिया एक्सपो मार्ट की शुरुआत जिस विजन के साथ हुई, आज 25 साल बाद आप एक्सपो मार्ट को कहां देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों का। बेसिकली इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट 2001 में इसकी परिकल्पना की गई। 2003 में इसका फाउंडेशन स्टोन उस समय के भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा, उनके साथ श्री अरुण जेटली जी और दूसरे सभी तमाम जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री थे उनके द्वारा किया गया। और 2006 में इसकी विधिवत शुरुआत की। बाय द टाइम उस समय तक इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लोगों को शायद इसके बारे में शुरुआत में यही मालूम था कि एकमात्र एग्जीबिशन सेंटर है या हस्तशिल्प के निर्यातकों के लिए एक यहाँ कुछ शोरूम बने हैं जिसमें कुछ काम धंधा होगा। लेकिन वास्तव में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट की जो कल्पना जब हम लोगों ने की, जब मैं 1994 से विदेशों में हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रचार प्रसार के काम के लिए पूरे विश्व में जाकर के अलग अलग योजनाओं में भाग ले रहा था, कार्यक्रम कर रहा था, उस समय हमने 1994 में पहली बार प्रगति मैदान में एक मेला शुरू किया जो कि बढ़कर के 2000 तक अपने पूरे स्वरूप में पूरे प्रगति मैदान में लगने लगा। तो उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा जगह बनाएं जो छोटे उद्योगों, खासतौर पर हस्तशिल्प, हथकरघा, जूट, सिल्क, ऐसे सब जितने भी हमारे एसएमईज के निर्यात हैं उनके, क्योंकि पूरे कंट्री में जगह जगह वो फैले हुए हैं और ज़्यादातर विदेशी ग्राहक दिल्ली से ही वापस चला जाता है, तो उनके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि यहाँ पर परमानेंट शोरूम बने और वो B2B शोरूम में अपने व्यवसाय को करके उनके साथ काम धंधा करके यहाँ से जा सके। ये उसका एक कारण था। दूसरा, कोई भी बड़ा एक अच्छा इंटरनेशनल स्केल का एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर उस समय नहीं था। प्रगति मैदान में भी उस समय एक पुराना स्ट्रक्चर था जो कि 1972 में एशिया के 72 के समय बनाया गया था। लेकिन हम लोगों ने एक बड़े ही मॉडर्न और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ इस सेंटर की शुरुआत की और उसको हमने पूरा किया। मैं समझता हूँ कि जिस योजना के तहत इसको शुरू किया गया, जो कि आज हम उसे माइस का नाम देते हैं, मीटिंग इंसेंटिव कन्वेंशन एग्जीबिशन जो हम कहते हैं, हमने उस समय उसकी परिकल्पना की। उस परिकल्पना के साथ ही हमने इसका काम शुरू किया और हम मान के चल रहे थे कि देश में ऐसे बड़े इंटरनेशनल स्केल के इवेंट करने के लिए उपयोगी जगह चाहिए। जब तक उनको एक वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ नहीं आएंगे। हम उसमें कामयाब हुए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इवेंट, पेट्रोटेक का इवेंट, ऐसे यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे इवेंट्स वो सब लोगों ने यहाँ किए। हेलीपैड की व्यवस्था होने के नाते यहाँ पर कई देशों के प्रमुख और साथ में हमारे देश के प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने कई बार यहाँ कई मेलों में और कई कन्वेंशन में और
कॉन्फ्रेंस में, एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ पर उसकी शिरकत की। और हमें इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमने अपने इंडिया एक्सपो सेंटर के साथ साथ ग्रेटर नोएडा को भी एक यूएसपी के नाते यहाँ पर हमने बनाया और ये ग्रेटर नोएडा की यूएसपी बना। इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल है कि इंडिया एक्सपो मार्ट को केवल प्रदर्शनी स्थल तक नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस और सोर्सिंग हब बनाने में आपकी अगली रणनीति क्या है? अभी पिछले कुछ वर्षों से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट मात्र एग्जीबिशन सेंटर के नाते नहीं बल्कि एक कंप्लीट ग्लोबल सोर्सिंग हब के नाते उभर करके सामने आया है। हमारे यहाँ होने वाले ऐसे बहुत से मेले हैं जो हम कहेंगे कि वो टोटल B2B है और इंटरनेशनल है। जैसे ISGF दिल्ली फेयर, वो मात्र इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे विदेशी ग्राहकों के लिए खुला है, जहां पर बड़े स्तर के इन्वेस्टर्स, बड़े स्तर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फार्मा जो हमारे यहाँ ऐसा मेला होता है वो भी इसी तरह से है, रिन्यूएबल एनर्जी भी इसी तरह से है, इंडस फूड भी ऐसा है जहां लगभग 130 कंट्री के यहाँ पर लोग पधारते हैं। ऐसे में ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और ऐसे तमाम दूसरे ट्रेड शो और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन हैं जहां पर B2B ग्लोबल सोर्सिंग हमारे यहाँ एक्सपो मार्ट में ही होती है और उसी के जरिए वो विश्व के बाकी देशों में होते हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हुआ है, वो संचालित उसका शुरू हो गया है। उस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ग्रेटर नोएडा के बिजनेस पर क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत हमें एक्सपो मार्ट के आसपास कम्यूटिंग के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी। हालांकि अभी वाला एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ मात्र 90 मिनट दूर है, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पास में होना अपने आप में किसी भी इंटरनेशनल स्केल के इवेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्केल की कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के आने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे NCR एक कंप्लीट गेम चेंजर का काम किया है और इस गेम चेंजर के नाते यहाँ पर उद्योगों की बढ़ोतरी, यहाँ एग्जीबिशन, कन्वेंशन, मीटिंग, ग्लोबल सोर्सिंग की यहाँ पर अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो। क्या आप मानते हैं कि एयरपोर्ट के आने के बाद ग्रेटर नोएडा उस स्तर पर अपने आप को ले जा सकता है कि दिल्ली के बजाय अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में आपको स्थापित कर पाए? देखिए, कोई भी सुविधा जब एडिशनल आती है तो वो कंपीटिंग नहीं होती बट कॉम्प्लीमेंटिंग होती है। तो मैं मान के चलूंगा कि ये पूरक है, खासतौर पर उस एरिया के लिए जो पूरा हमारा एक एरिया जो कि इसका कैचमेंट एरिया है, जो लखनऊ तक जाता है, इसमें मुरादाबाद भी शामिल है, सहारनपुर भी शामिल है, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अप टू जयपुर। एक बड़ा कैचमेंट एरिया है जहां पर इसके एयरपोर्ट की वजह से जिसको एक अलग से सहायता ज्यादा मिलेगी और मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो। सर, हम ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट यूपी इंटरनेट ट्रेड शो का सफल आयोजनों का गवाह बना है। उन आयोजनों की सफलता को आप कैसे देखते हैं और जो 2026 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है उसको लेकर के आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी UPITS की शुरुआत हम लोगों ने 2023 में ज्वाइंटली यूपी गवर्नमेंट के साथ की थी। पहले साल में भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद दूसरे साल में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति और पिछले वर्ष यानी 2025 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फेयर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में अकेला एक ऐसा इकलौता ट्रेड फेयर है जो किसी स्टेट ने भारतवर्ष में अपना आयोजन किया है। किसी भी स्टेट का अपना इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नहीं है और इस ट्रेड फेयर में 130 देशों के प्रतिभागी यहाँ पर विजिटर के तौर पर यहाँ पर आते हैं और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से यहाँ
अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस सेक्टर के लोग, कारीगर, आर्टिसंस और सभी तरह के ओडीओपी और ओडीओसी, ऐसे सभी लोग यहाँ पर भाग लेते हैं। वास्तव में आज ये प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के सभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसके जरिए वो अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या ये अपेक्षा की जा सकती है कि यूपीआईटीएस उत्तर प्रदेश जो ट्रेड शो है, ये आने वाले टाइम में ग्लोबल जो बिजनेस है उसका एक प्लेटफॉर्म के रूप में शामिल हो सकता है? यूपीआईटीएस आज भी ग्लोबल इंटरनेशनल बिजनेस के नाते इसकी शुरुआत की गई और आज भी है। लगभग 100 से अधिक देशों के विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। पहले साल इसमें विदेशी ग्राहकों ने शिरकत की। दूसरे साल वियतनाम इस ट्रेड फेयर में पार्टनर कंट्री के नाते आया। तीसरे साल रशिया इसमें पार्टनर कंट्री के नाते आया और इस चौथे साल हमें ऐसा लगता है कि लगभग 3 से 5 कंट्री यहाँ पर पार्टनर कंट्री के नाते रहेंगे और इसके अतिरिक्त 130 देशों के बायर्स भी यहाँ शिरकत करेंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर जो हमने एक बड़ी टैगलाइन बनाई है, अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर, तो उसके नाते ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लोबल सोर्सिंग हब बनकर के उभरेगा। अब थोड़ा मैं एक्सपो मार्ट की भूमिका को लेकर बात करता हूं, विशेष रूप से उद्यमियों के लिए। मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले जो उद्यमी हैं, मिडिल क्लास के, उनको अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने में इंडिया एक्सपो मार्ट की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट की शुरुआत एसएमईज के प्रमोशन के लिए की गई। जब हम एसएमईज के लिए कहते हैं तो इसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं और इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास लगभग 900 से अधिक इकाइयां एक्सपो मार्ट में परमानेंट तौर पर यहाँ बैठी हैं, ये सभी स्मॉल सेक्टर से, यानी हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, सिल्क, जूट, लेदर, ऐसे सेक्टर से हैं। और इन सेक्टर के लोग जिनको कि अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म को लेने के लिए वो आमतौर पर बहुत बड़ा धन खर्च करके विदेशों में जाते हैं, ऐसा एक विदेशी ग्राहकों से मिलने का B2B प्लेटफॉर्म उनको एक्सपो मार्ट में मिलता है। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ही यूपीआईटीएस के दौरान भी उनको ऐसा ही प्लेटफॉर्म वापस मिलता है और वहां भी उनको ये प्लेटफॉर्म जब इस जगह मिलता है तो वो उसके पूरी सुविधा उठाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि एक्सपो मार्ट वास्तव में एसएमईज के लिए एक वरदान है। यूपीआईटीएस से ही जोड़कर मेरा सवाल है, यूपी इंटरनेट ट्रेड शो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की धारणा को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है। पिछले 3 जो संस्करण हैं उनमें इसको काफी तवज्जो दी गई। तो एज एक्सपो मार्ट के रूप में मैं सवाल पूछता हूं कि ये ओडीओपी के जो प्रोडक्ट है उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने के लिए, बिजनेस से जोड़ने के लिए आपकी ठोस रणनीति क्या है भविष्य के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी सेक्टर में हैं। लगभग 25 ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिनमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विसेज होती है। इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, इनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, बाजार मुहैया कराने के लिए यूपीआईटीएस की शुरुआत की गई। लेकिन इस सारे में सबसे अधिक बेनिफिशियरी जो है वो छोटे और मझले दर के व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिसंस, मास्टर क्लास पर्सन, वीवर, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसे लगभग 75 जनपदों से ऐसे सभी ओडीओपी के प्रोडक्ट्स के लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, जिनको विशेष तौर पर 2 हॉलों में लगभग ऐसे 400 से अधिक जो एग्जीबिटर्स हैं उनको लाया जाता है और उनको एक तरह से वित्तीय सहायता के अंतर्गत भी लाया जाता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में वो लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बहुत से जीआई प्रोडक्ट, लगभग 55 से 58 जीआई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका विकास करने के लिए, जिनका प्रसार करने के लिए, जिनका लोगों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और लोगों में
उनके बारे में जानकारी देने के लिए जीआई प्रोडक्ट्स के भी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। महिला उद्यमियों को खास तौर पर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में उनको आगे से आगे बढ़ाया जाता है और महिला उद्यमियों को विशेष तौर पर यहाँ एक विशेष हॉल में उनके प्रोडक्ट के साथ उनको बुलाया जाता है, उनको जगह दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आती है। एक और मैं खासतौर पर इस बार बताना चाहता हूं कि 2026 के उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक नया आकर्षण जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई शुरुआत है वो है ODOC। अभी तक ODOP पे बात थी पर अब ODOC है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजिन। हर डिस्ट्रिक्ट का क्या खाना है और क्या इंपॉर्टेंट ऐसा खाना है, व्यंजन है जो व्यंजन पूरे देश में मशहूर है, उस व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है और ODOC के प्रोडक्ट्स को भी हम आगे बढ़ाने के लिए इस बार हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। अगला सवाल है सर मेरा, तकनीक आजकल हर फील्ड में अपना रंग दिखा रही है, अपना प्रभाव छोड़ रही है, तो ऐसे में जो एक्सपो है, लोग डिजिटल एक्सपो भी एक कॉन्सेप्ट है, तो जब डिजिटल एक्सपो के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं तो फिजिकल एक्सपो इस डिजिटल एक्सपो के साथ कितना भिन्न है, कितना इससे एक दूसरे की ये विरोधी हैं, या इनको एक दूसरे का सहयोगी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं जिससे कि डिजिटल एक्सपो की भी प्राथमिकता बनी रहे और फिजिकल एक्सपो भी अपना प्रासंगिकता बनाए रखे? देखिए, डिजिटल एक्सपो की शुरुआत हम लोगों ने ही की थी। हम लोगों ने कोविड के समय में वर्चुअल ट्रेड फेयर के नाते हम लोगों ने जब यहाँ पर फिजिकल पूरा वातावरण पूरे विश्व में ऐसा हो गया कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम पर पॉसिबल नहीं थी और पूरे विश्व में फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी गई, तो उस समय हम लोगों ने वर्चुअल ट्रेड फेयर की शुरुआत की गई। ऐसा एक्सपो मार्ट ही था जिसने पहली शुरुआत इसकी वर्चुअल ट्रेड फेयर की और उसको आगे बढ़ाया। आज भी जहां जरूरत होती है हम वर्चुअल ट्रेड फेयर को डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वर्चुअल ट्रेड फेयर और वर्चुअल एक्सपो जो है वो वास्तव में एक कॉम्प्लीमेंटिंग है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को आज भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसका फील लेना और उसके लिए एक इंटरेक्शन, रूबरू होकर के इंटरेक्शन करने की एक आदत है और उस आदत के जरिए वो चलते हैं। क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में नहीं है। सर्विस सेक्टर के लोग तो वास्तव में हो सकता है कि वो दूर से बात कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स के लोग जिनमें हर रोज नए डिजाइन बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं और उन्हें प्रोडक्ट की सरफेस को छूना, बाकी चीजें करना इसमें रहता है, तो इसलिए एक फिजिकल एक्सपो की जरूरत बनी रहेगी और बनी है, और वर्चुअल जो है वो उसके लिए हमारे लिए एडिशनलिटी में काम आए। अभी हमने तकनीक की बात की, तो AI और नई नई तकनीकें एक्सपो के स्वरूप को प्रभावित कर रही हैं, भविष्य में कितना इनका योगदान रहेगा और क्या ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट लिमिटेड इस बदलाव के लिए खुद को तैयार रखे? देखिए, टेक्नोलॉजी हम लोगों की लाइफलाइन है। आने वाले समय में आप टेक्नोलॉजी के बिना अपने आप को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना आप जिंदा रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ बहुत से लोगों में भ्रांतियां भी होती हैं। आज मुझे याद है कि जब पहले रेलवे के रिजर्वेशन के लिए हम लोग जाते थे तो उस समय लोग सुबह अपने घर से एक पूरे दिन के काम का मेन चीज लेके चलते थे कि आज मुझे रेलवे की एक टिकट बुक करनी है। वो सुबह अपने घर से जाते थे, करीब 6, 7, 5 घंटे लाइन में लगते थे और उसके बाद जब उनका नंबर आता था तो वो टिकट नहीं मिलती थी। तो बेसिकली उसके बाद में जब वो टेक्नोलॉजी यूज हुई और उस समय जो कंप्यूटराइजेशन हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब रेलवे के जितने भी लोग हैं वो सभी उनकी नौकरी चली जाएंगी और खत्म हो जाएंगे। बैंकों में भी इसी तरह से काम शुरू हुआ, लेकिन इससे विपरीत हुआ। बैंकों का, रेलवे के कारोबार में वृद्धि हुई, उनकी सोच में बढ़ोतरी हुई, वहां सुविधाओं को बढ़ाया गया और इस कंपटीशन के समय में ये सबकी जरूरत महसूस की। ऐसे ही AI या टेक्नोलॉजी आने वाले समय में अगर एक तरफ से कुछ रोजगार से लोगों को मुक्त करेंगे तो ऐसे ही वो कुछ रोजगारों में नए अवसर भी पैदा करेंगे, रोजगार का स्वरूप चेंज कर देंगे। हाँ, उसमें आने वाले समय में क्या स्वरूप होगा और कैसे होगा वो स्वरूप उसके हिसाब से होगा, लेकिन जो भी होगा उसमें अल्टीमेटली AI का एक योगदान रहेगा और हम उस योगदान को नहीं नकार सकते। वो बड़ी तेजी से हो रहा है,
उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम सबको उसके लिए खुद को तैयार करके मानना चाहिए कि ये आने वाले समय की जरूरत है। अगर आप उसे आज एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो आप समझें कि उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसके पूरी अपनी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, हमारे टाइम में कैमरा होता था कोडक का, और कोडक का कैमरा होता था, लोगों ने कैमरा यूज करते थे। कोडक कंपनी चाहती तो उस समय उसको लेकर के अपने मोबाइल फोन बनाना शुरू कर सकती थी, लेकिन कोडक कंपनी ने मोबाइल फोन बनाना की उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। तो आने वाले समय में जिन भी मोबाइल फोन ने आए उनको लगा कि ये भी एक फीचर है, उन्होंने उसमें फीचर डाल दिया, तो लिहाजा कोडक कंपनी बाहर हो गई। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो जिन्होंने आने वाले समय को नहीं पहचाना और उन्होंने उसको नहीं अख्तियारा। तो मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ हमें एक टूल के नाते लेना चाहिए, ना कि कोई कंपटीशन के नाते। एक्सपो मार्ट की तैयारियां इस दिशा में भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं, और कोई भी ऐसी नई चीजें आती हैं तो हम उसको हमेशा लेकर के चलें। अभी तक हमने एक्सपो मार्ट और ग्रेटर नोएडा के संबंधों को लेकर बात की। हालांकि ग्रेटर नोएडा और एक्सपो मार्ट या ग्रेटर नोएडा एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा आपका कमेंट चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा के विकास में इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर की को आप किस रूप में देखते हैं, की भूमिका क्या है? देखिए, हम लोग पहली बात तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के, ग्रेटर नोएडा में शासन, प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबके बहुत आभारी हैं। और उसका कारण है, किसी भी ऐसे स्थल को बनाने के लिए जिसमें प्रदर्शनी हो, जिसमें कन्वेंशन हो, एग्जीबिशन हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, जहां पर कोई एक जगह से नहीं बल्कि पूरे ग्लोब से लोग आ रहे हो, उसको बनाने के लिए, उसको रख रखाव के लिए सिर्फ उस सेंटर की भागीदारी नहीं होती। उसके अंदर जो एक कैंपस बना है, सिर्फ उस कैंपस की भागीदारी नहीं होती, बल्कि उस कैंपस तक पहुंचने के लिए हर तरह की सुविधा और उसके लिए एक सिक्योरिटी और बाकी पैरामीटर की भी बहुत जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि एक इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहां इन सब अथॉरिटीज ने, बॉडीज ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां बनाया है कि इनके चलते यहां उन लोगों के द्वारा जो सुविधा रखी जाती है, तो ये जितने भी बाहर के विजिटर आते हैं, एग्जिबिटर्स आते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया मैसेज लेके जाते हैं। दूसरा, हमेशा जो भी काम होता है उसका एक दूसरा पहलू होता है और इम्पैक्ट होता है। उसका दूसरा पहलू यह है कि जो लोग यहां आते हैं तो जब तक नहीं आते हैं तब तक उनके दिमाग में और उनके अंदर एक अलग पिक्चर होती है, लेकिन जिस दिन वो यहां आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रति छवि जो है वो एक अलग होती है। और उस छवि को लेकर के जब वो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ रेजिडेंशियल में रहने का या होटल में रहने का या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का, मापने का और उसका लाभ उठाने का, उसके बाद उनके अंदर में एक जागरूकता बढ़ती है। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने लोगों को इस दरवाजे तक लाने का काम किया है और उसके बाद में उसके चलते इंडस्ट्री का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट और ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमने उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा बेल्ट में पैदा किया। तो आपने भी सुविधाओं की बात की, ये बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों का ये परिकल्पना जो थी वो जंगल में मंगल जैसा 2001 में रही। आप लोगों ने बीज लगाया, वो पेड़ बना, फल देने शुरू हो गया। लेकिन ग्लोबल इवेंट यहाँ होते हैं, तो आप क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि बड़े ग्लोबल इवेंट के लिए यहाँ पर जो इंफ्रा होना चाहिए, जो होटल्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें जो उसके लिए आवश्यक है, क्या पर्याप्त मानते हैं? अभी सुधार की गुंजाइश है? देखिए, इवेंट जब ग्लोबल होते हैं तो उसके लिए ओवरनाइट कभी भी व्यवस्था नहीं बनाई जाती, लेकिन बार बार इवेंट होने के बाद व्यवस्था डेवलप होती है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है। और इस इकोनॉमिक्स को में जो एक बड़ा प्लेयर है वो इन्वेस्टर होता है। वो इन्वेस्टर उस एरिया में तभी आता है जब उसको लगता है कि यहाँ पर उसके लिए उपरोक्त मात्रा में यहाँ प्रॉफिट अर्न करने का या उसको बिजनेस करने का एक वातावरण तैयार हो रहा है। मैं अगर कहना चाहूं, अभी तक इंडिया में ओलंपिक नहीं हुआ,
लेकिन जब ओलंपिक होगा तो उससे पहले बहुत से शहरों में आज पहले से ही तैयारी की जा रही है, लेकिन ओलंपिक शायद आज से 20 साल बाद होगा। आजकल आप देखेंगे खेलो इंडिया के अंतर्गत जगह जगह शहरों में जगह जगह खेलों के मुताबिक स्विमिंग पूल, उसी के मुताबिक स्टेडियम्स और चीजें बन रही है। तो शायद आने वाले समय में जब ओलंपिक होगा तो यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तब तक तैयार होगा। ऐसे ही जब हम यहाँ आए थे कोई होटल नहीं था, लेकिन आज यहाँ कम से कम 20 बड़े होटल आसपास में हमारे पास लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर के एरिया में देखने को मिलते हैं। और खासतौर पर जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद ये सारी व्यवस्था अपने आप ही यहाँ आ जाएगी जब यहाँ जेवर एयरपोर्ट की कम्यूटिंग चालू होगी। किसी भी शहर को बसने में 30 से 50 साल, 30 से 40 साल लगते हैं। 25 साल शहर को हो गए, मैं समझता हूँ अगले 5 साल इसके लिए गेम चेंजर साबित हो। तो सर, इंडिया में ग्रेटर नोएडा से पहले जो एक्सपो या इस तरह की प्रदर्शनी होती थी, मुंबई, दिल्ली इसके डेस्टिनेशन थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुबई, सिंगापुर, यूरोप के कुछ कंट्री इस तरह के आयोजन करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आप ग्रेटर नोएडा को कहाँ देखते हैं और अभी क्या गुंजाइश है जो आप उसको उस प्रतिस्पर्धा तक ले जाने की के लिए करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी चीज का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होता और ना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना चाइना है, इंडिया इंडिया है, बंबई बंबई है और दुबई दुबई है। हर चीज एक अपने आप में है, लेकिन जो हम यहाँ दे सकते हैं शायद वो दुबई में नहीं मिल सकता है, जो हम यहाँ दे सकते हैं वो शायद मुंबई में नहीं मिल सकता है। इसलिए ग्रेटर नोएडा एक अपने आप में यूनिक प्रपोजिशन में एक यूनिक शहर है, जहां पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, सारा शहर ग्रीन है, सारे शहर में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारा शहर जो है अपने आप में लोगों को, विजिटर्स को हमेशा रिसीव करने के लिए तत्पर रहता है। और मैं समझता हूं कि ये शहर की खासियत है जो दूसरे शहरों में नहीं। अभी तक हमने व्यापार और व्यापारियों की बात की सर, मैं थोड़ा बात करता हूँ यहाँ लोकल स्तर पर एक्सपो मार्ट और उसके आयोजन से या स्थानीय लोगों को आपकी नजर में कितना लाभ हुआ है एक्सपो मार्ट का? देखिए, हम लोग अपने एग्जीबिशन सेंटर्स के बारे में पूरे वर्ल्ड में कुछ बातें कहते हैं। हम ये बात मान के चलते हैं कि जब एग्जीबिशन सेंटर कहीं भी बनते हैं तो ये वहां के इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। जब आप कहते हैं इकोसिस्टम का हिस्सा होता है, मतलब वहां वहां का जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसको चेंज करते हैं। उसके इकोनॉमिक्स को चेंज करने के कुछ छोटे छोटे तजुर्बे हैं। वहां पर रेस्टोरेंट्स जो चलते हैं, वहाँ होटल जो चलते हैं, वहाँ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चलती है, वहाँ टैक्सी होती है, वहाँ स्कूटर होते हैं, वहाँ का जो आसपास की आबादी होती है, सब लोग उससे लाभान्वित होते हैं और उसका एक इम्पैक्ट अपने पूरे के पूरे शहर पर आता है। और मैं समझता हूँ कि एक्सपो मार्ट ने भी उसी इकोसिस्टम को यहाँ बिल्ड किया है और उसके चलते यहाँ पर शहर और उसके आसपास की आबादी और सबके यहाँ जो भी कुल मिलाकर के जीडीपी पर, यहाँ के पर कैपिटा, इन पर सब पर हमारा प्रभाव रहा है। चलिए, अब मैं भारत को दुनिया का बड़ा सोर्सिंग हब बनाने में बड़ी बाधा क्या मानते हैं? भारत बड़ी सोर्सिंग हब बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ हर्डल हैं, कुछ बाधाएं हैं। क्या बड़ी बाधा मानते हैं आप? हम लोगों को अभी भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद बहुत सी परिस्थितियां बदली है। हम लोगों के पास मदर पोर्ट्स नहीं है। जब मैं कहता हूं मदर पोर्ट्स, तो इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी मदर पोर्ट्स ऐसे नहीं है जहां पर मदर शिप्स आ सके। आज भी हमें मदर शिप्स के लिए कोलंबो, सिंगापुर, दुबई यहां जब बनवाना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट्स होती है। हमारे ज्यादातर निर्यात जो है वो अप कंट्री से है। जब मैं अप कंट्री कहता हूं तो उसका मतलब नॉर्थ इंडिया से, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, इस जगह से जब यहां तक निर्यात करते हैं तो हमारी पोर्ट तक हमें पहुंचने में और वहां सामान लोड करने में हमें 8 से 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लग जाता है। हमें उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। हमारे लॉजिस्टिक वहां बेटर होने की जरूरत है। हम लोगों को लॉजिस्टिक हब बनाने हैं। काम चल रहा है, देश में काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत से काम हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त खासतौर पर देश क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है और इतने बड़े देश के अंदर में अलग अलग संसाधन है, इसके लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ कहें तो यह है कि जितने लोग ज्यादा हैं उतने ही हाथ हमारे ज्यादा हैं, जितने हाथ ज्यादा है उतना प्रोडक्शन करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है।
लेकिन हानि ये मान के चलेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होने के नाते हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जहां हम लोगों को सरकार की तरफ से ऐसी कुछ सहायता दे रहे हैं, चाहे वो मनरेगा हो या दूसरी हो, कि जिसके चलते बहुत से लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद लोगों से काम कराना, तो इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेसेस हमारे स्लो है। हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को हम लोग अभी तक इतना स्ट्रोंग नहीं बना पाए जिससे कि हम उसको तेज गति के साथ सप्लाई कर सकें। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हमारी स्ट्रोंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि देश में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हमारे इंडिविजुअल्स की बात थी, चाहे वो IT सेक्टर था या सर्विस सेक्टर था, वहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि लोगों ने इंडिविजुअली उनके साथ काम किया और उसमें उन्होंने आगे बेहतर काम हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो भी अभी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें काम हुआ है, ये सारे प्रयास वास्तव में 5 साल या 10 साल में नहीं पूरे हो सकते। इन प्रयासों के लिए स्थायी तौर पर 15 से 20 साल तक लगातार काम करने से और बार बार काम करने से इनमें आगे प्रयास हमारे पूरे होंगे। अभी आपने सप्लाई चेन की बात की सर, गवर्नमेंट MSME को लेकर के काफी सजग है और उनको प्रमोट कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन MSME वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ सके उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी सरकार ने एक स्कीम निकाली है EH के नाते, एक्सपोर्ट हब के नाते, और ऐसे उन्होंने कंटेनर उन्होंने वेयरहाउसिंग स्कीम्स हैं जिसमें सप्लाई चेन की बात की है। मैं समझता हूं कि सप्लाई चेन में अधिक से अधिक वेयरहाउसेज बनने चाहिए जो शहरों के इर्द गिर्द होने चाहिए। ऐसे इंटरनेशनली भी वेयरहाउस होने चाहिए और उन वेयरहाउस में हमारे लोगों को सामान रखने की कम से कम दामों में सुविधा मिलनी चाहिए और उसके साथ में उनकी कनेक्टिविटी बाहर होनी चाहिए। ऐसे प्रयास सरकार भी कर रही है। एक्सपो मार्ट ने भी ये प्रयास शुरू किया है। हमारा एक संस्था जिसका नाम एक्सपो बाजार है, एक्सपो डिजिटल इंडिया के नाम से है, उस संस्था के द्वारा भी हम यह काम कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो हस्तशिल्प और परंपरागत जो उत्पाद हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग मिल रही है क्या? देखिए, भारतीय हस्तशिल्प अपने आप में ही पूरे विश्व में बहुत ही नोन है और लोगों में पहचाने जाते हैं। लोग उसको अधिक से अधिक पसंद करते हैं। हमारे हस्तशिल्प, क्योंकि हमारे कारीगरों की उंगलियों के जादू का कमाल है, इसलिए दूसरे शब्दों में कहें तो मैजिक ऑफ द गिफ्टेड हैंड ऑफ आवर आर्टिसंस ये है। इस जादूगरी के कमाल के ही वजह से हमारे हस्तशिल्प और हमारे हथकरघा जाने जाते हैं। पश्मीना के बारे में आप जानते होंगे, पश्मीना की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। ऐसे ही हमारे नक्काशी के चीजें जानते हैं, गुलाबी मीनाकारी जानते हैं, ODOP के प्रोडक्ट जानते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स जो है इनकी पूरे विश्व में पहचान है। इसके ऊपर सरकार भी अपने आप में हमारे हस्तशिल्पों के लिए खासतौर पर काम कर रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट यानी EPCH इस दिशा में बड़ी सजग है और उसके लिए पूरे विश्व में इस पे काम हो रहा है और कई तरह के स्कीम्स हैं और कई तरह से इसके प्रचार और प्रसार में काम हो रहा है। सर, एक नया बिजनेस आज पिछले कुछ समय से तेजी से ग्रोथ कर रहा है इंडिया के अंदर, E-कॉमर्स, सोशल कॉमर्स। इस कॉमर्स वाले बिजनेस में ये ट्रेड फेयर है, इसकी भूमिका भविष्य में बढ़ेगी या कम हो जाएगी? देखिए, ट्रेड फेयर और E-कॉमर्स से दो अलग चीजें हैं बिल्कुल। ट्रेड फेयर में लोग आते हैं मैच मेकिंग के लिए। वो लोग आते हैं यहां पर बेसिकली अपना सिलेक्शन करने के लिए और B2B के लिए, B2C के लिए नहीं आते, B2B के लिए आते। B2C का ट्रेड फेयर जो होता है वो मात्र कुछ दिनों के लिए होता है। वो तो दिल्ली हाट भी होता है, बाकी हाट भी होते हैं, वो हाट और बाजार भी लगते हैं। तो इसलिए ट्रेड फेयर से कोई E-कॉमर्स का कोई भी कंपटीशन नहीं है, दो अलग अलग चीजें। E-कॉमर्स एक अपने आप में अलग बिजनेस है। अब तो E-कॉमर्स भी पीछे छूट गया है और अलग से एक नया बिजनेस निकला है, उसका नाम है क्विक कॉमर्स। जैसे आप ब्लिंकिट और बाकी सब चीजें जानते हैं, उसका नाम है क्विक कॉमर्स। कि आपने सोचा, चुटकी बजाई और आपके पास सामान आ गया। तो अभी प्रतिस्पर्धा उसमें भी हो गई है। तो बेसिकली अभी E-कॉमर्स का स्वरूप बढ़ गया है और आने वाले समय का भविष्य भी सब यही है और E-कॉमर्स होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को E-कॉमर्स में डालना। तो पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा बिजनेस है वो काफी प्रभावित हुआ। टैरिफ लगने के
काफी यूएसए के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं जिससे बिजनेस प्रभावित हुआ है, उसको लेकर के थोड़ा बताएं कि भारतीय निर्यातकों पर इसका क्या असर पड़ा है। देखिए, ये यूएस के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये विशेष परिस्थिति मात्र भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों के लिए बनी। उसमें हमारे कंपटीटर कंट्री भी हैं, चाइना भी है, बाकी लोगों के। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया एलोन के लिए ऐसी परिस्थिति हुई है, बाकी के लिए भी हुई है। दूसरा, हाँ, परिस्थिति हुई है तो उसमें हमें परेशानी भी हुई है और उस परेशानी के हम शिकार भी हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी बिजनेस होगा उसमें कुछ ना कुछ रिस्क के फंडामेंटल होते हैं। वो रिस्क कभी भी आ सकता है। ये रिस्क का फेज अब लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष की वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है वो व्यक्ति विशेष का भी समय शायद पूरा होने वाला है और पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा अंतर्राष्ट्र और उनका अपना देश भी उस व्यक्ति विशेष से होपफुल है कि परिस्थिति बदलेंगी, फिर से माहौल। परिस्थिति बदलने में की हमारी जरूरत नहीं है, उनके देश में भी उसकी जरूरत है, बदलाव जरूर उनको इसकी जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर बायर मार्केट में हैं तो सेलर को भी हमारा प्रोडक्ट चाहिए और उसको भी ठीक दामों में प्रोडक्ट चाहिए। अगर उसको सप्लाई चेन नहीं आएगी तो वो माल क्या बेचेगा। तो हर जगह का व्यापारी जो है वो चाहता है कि जो बिजनेस हो वो पारस्परिक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो। सडनली आप फील्ड के लेवल्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वर्तमान में अपना एक्सपो मार्ट अपनी क्षमता का पूरा दोहन कर रहा है या अभी क्षमता का पूरा प्रदर्शन बाकी है? अभी एक्सपो मार्ट अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करने के लिए अभी बहुत से प्रयास कर रहा है। हम लोग फेजेस में काम कर रहे हैं। हम लोगों के कई नए वर्टिकल अभी आ रहे हैं, उनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और जरूरी नहीं इस 58 एकड़ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, हम इससे बाहर भी काम कर रहे हैं। एक्सपो मार्ट ये नहीं है कि सिर्फ एक हमारा कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक है, क्योंकि एक्सपो मार्ट एक अब नई फिलॉसफी बन गया है। पूरे एग्जीबिशन, कन्वेंशन, माइस के सेक्टर में एक्सपो मार्ट हर जगह काम कर रहा है। हम लोग बॉम्बे में, कोलकाता के एग्जीबिशन सेंटर में, दिल्ली में दोनों एग्जीबिशन सेंटर, भारत मंडपम, यशोभूमि में। इसके अतिरिक्त हम लोग बाकी जगह भी जगह जगह एग्जीबिशन सेंटर्स में जाकर के अपने अपने ब्रांड के अपने एग्जीबिशंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ नए एग्जीबिशन सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। मोहाली में हमने इसकी शुरुआत कर दी है, कुछ और जगह भी हम एग्जीबिशन सेंटर बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो बीज हमने आज यहाँ बोया था लगभग 23 साल पहले, 25 साल पहले, वो अपने आप में वटवृक्ष बन गया है और उसके फल आगे दूसरी जगह भी पहुंचेगी। इस संस्था को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ व्यक्तिगत सवाल मेरे आपसे हैं। आप लोगों ने जब ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट की भूमिका के बारे में बात की तो सबसे लेकर के आए एक विजन आपका आया, उस बीज को बो करके इसको पेड़ और फलदार पेड़ बनाने में क्या सबसे बड़ी समस्या का सामना आपने किया? मैं अगर पीछे मुड़ करके देखूं तो मुझे कोई समस्या कभी नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे हर जगह मित्र मिले और खासतौर पर मैं ग्रेटर नोएडा के बाशिंदों को, ग्रेटर नोएडा के एसोसिएशंस को, यहाँ की बॉडीज को, खासतौर पर प्राधिकरण को, प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को समझता हूँ कि मेरे सहयोगी बनके, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने हमेशा हमें अपने साथ आगे बढ़ाया है। रूटीन प्रॉब्लम्स और अगर कुछ प्रॉब्लम्स कभी रही भी हों तो उसके सॉल्यूशंस हुए। कोई भी व्यवस्था, कोई भी काम बिना प्रॉब्लम के नहीं होता। तो ऐसा नहीं था कि टोटल प्रॉब्लम फ्री कभी कोई चीज रही होगी, लेकिन हमेशा उस प्रॉब्लम के साथ हम लोगों को सकारात्मक तरीके से उसके सॉल्यूशंस मिले हैं। हमने उस सॉल्यूशन पे काम किया और बड़े इजीली हम उससे ओवरकम हुए और मैं समझता हूं कि एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सब अभी कल ही शुरू किया था और वास्तव में आज इसकी फल आना शुरू हुए। मेरी नजर में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी नीतियां बनाई, बहुत सारे फैसले लिए, लेकिन फिर भी आपकी नजर में एक फैसला जो बहुत बड़ा था और आगे चलकर भविष्य में गेम चेंजर साबित हुआ। मैं समझूंगा कि हम लोगों ने कन्वेंशंस एरिया में हमने एंटर किया और कन्वेंशंस पहले हमने नहीं सोचा था।
बाद में जब हम कन्वेंशंस के एरिया में गए, एग्जीबिशन के एरिया में गए, तो उससे हमें काफी लाभ हुआ। यदि मैं ये बात कहूं कि आज आपके सामने 20 साल पहले, 25 साल पहले वाले जिस राकेश कुमार सिंह ने इस एक्सपो मार्ट सेंटर की प्रयास किए, विचार आया, उनकी मुलाकात आपसे हो जाए तो उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं उन्हें कहूंगा कि अगर हो सके जिंदगी में तो पुनः प्रयास कीजिए और इससे बड़ा और बृहद बनाइए। 2047 विकसित भारत का जो मिशन है प्रधानमंत्री का, 2047 में आप ग्रेटर नोएडा को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा का ग्रेटर वर्जन मैं समझता हूं अभी आना है। और ग्रेटर नोएडा के साथ मैं आपको रोकूंगा, ग्रेटर नोएडा के साथ एक्सपो मार्ट को किस भूमिका में देखते हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा का ग्रेटर वर्जन मैं समझता हूं अभी आना है और ग्रेटर नोएडा में आने वाले समय में, क्योंकि शायद क्षेत्रफल में लिमिटेशंस हैं और अगर मैं यमुना को साथ ले लूं तो अपने आप में ग्रेटर नोएडा और यमुना से बड़ा कोई भी ऐसा पूरे देश में दूसरा कोई एक टाउनशिप नहीं होगी जो कहीं भी रहेगी। अगर उस टाउनशिप को देखा जाए तो वो एक ऐसी टाउनशिप होगी जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एग्जीबिशन सेंटर, होटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी फैसिलिटीज, फार्मूला 1 जैसी फैसिलिटीज, जेपी जैसे गोल्फ कोर्स और इंटरनेशनल हाईवे लेवल के हाईवे जो पूरे देश के एक छोर से दूसरे छोर कनेक्ट करते हुए, ऐसा कोई दूसरा प्रदेश में, किसी प्रदेश में ऐसी कोई कनेक्टिविटी वाला शहर नहीं होगा जो यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, अगर इन तीनों को इकट्ठा कर ले और खासतौर पर ग्रेटर नोएडा यमुना को इकट्ठा कर ले रहे। मेरा लास्ट सवाल है सर, भविष्य में आप बड़े बड़े इवेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, ग्लोबली भी, नेशनली भी, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और विशेष रूप से एयर कनेक्टिविटी और जो वीजा व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब इंटरकनेक्टेड है, सरकार काम कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के प्लान हमारे से बेहतर है, समय समय पर उस बारे में विचार भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। यहाँ बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि जहाँ शासन, प्रशासन, राजनीतिज्ञ ये सब मिलकर के यहाँ के हमेशा विकास की बात करते हैं और इस सबसे ऊपर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी अपने आप में एक उदाहरण है, जो इस जिले का हर महीने दौरा करते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखते हैं और इसमें अधिक से अधिक तरीके से इसको चाक चौबंद बनाए रखते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि हमने हर तरह के सवाल पूछे लेकिन आपके जवाब बड़े शानदार थे। तो साथियों, ये थे राकेश कुमार जी। अगले कार्यक्रम में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।